आदर्श ही प्रिपेयर्ड है। आज के लिए कौन प्रिपेयर्ड है? जबकि मैं शुरू से बोल रही हूँ सब लोग प्रिपेयर्ड रहिए। अगर किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो दूसरा कैरी फॉरवर्ड करे। आदर्श, आप तो हैं यहाँ पे, जवाब दे ही नहीं रहे हैं। आदर्श, अरे आदर्श जवाब देंगे कि नहीं? आदर्श नहीं है मैम। मैम उसका नेटवर्क ग्लिच हुआ था मैम, चल गया वो। पार्टिसिपेंट में, अच्छा अभी वेटिंग रूम में आया, पार्टिसिपेंट में दिख रहा था। खैर सर, कैमरा रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए। संस्कार, आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर दीजिए। रुकिए, शेयर करने का परमिशन दे दूं? चलिए आप कर पाएंगे। यस मैम, नोटिफिकेशन ऑफ कर रहा हूँ व्हाट्सएप। कैमरा ऑन रखने बोला जा रहा है सबको, बार बार बोलना न पड़े, एक ही बात। आदर्श, प्रेरणा, जो लोग ऑफ रखे हैं, दिव्या, रिशु, सब ऑन कर लीजिए और ध्यान से सुनिए। मैम आज लास्ट क्लास लास्ट है। डे, आज लास्ट क्लास है? ऐसा क्या हो गया? सचिन मैसेज कर, आज लास्ट क्लास है। आज का लास्ट क्लास है, कैमरा ऑन करने के लिए बोले हैं। इस बात पे सबसे पहले खुश तो आप ही होंगे दीपेंद्र। लास्ट क्लास में प्रेजेंटेशन, अच्छा सचिन आपका था ना? मार्क्स नहीं थे। यस मैम। ठीक। तो यस मैम, हम लोग थे नॉमिनल पे तो स्टार्ट करते हैं नॉमिनल से। नॉमिनल पार्ट में इट इज अ पर्सन हुज नेम इज यूज्ड एज इफ ही और शी वाज ए मेंबर ऑफ द फर्म, यानी एक ऐसा कोई भी आदमी जो अपना नाम यूज कर सकता है या कर सकती है, बट एक्चुअल सेंस में वो सेंस इज नॉट ए पार्टनर, लेकिन वो पार्टनर नहीं होती, ही इज लायबल टू थर्ड पार्टी। वो लायबल करती थर्ड पार्टी हु गिव क्रेडिट टू द फर्म ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज बिंग पार्टनर। और नॉमिनल पार्टनर को दो बोलते हैं, बाय द स्टॉपर और बाय द होल्डिंग आउट। बाय द स्टॉपर में मतलब जो आपको वर्ड से बोल दिया गया तो उसको करना पड़ता है, तो वो हो गया बाय द स्टॉपर। अब बाय द होल्डिंग आउट मीन्स जो कुछ जिसका कंफर्म नहीं रहता है, जो डिनाइन कर सकता है, तो वो हो गया आपका बाय द होल्डिंग आउट। अब है लिमिटेड पार्टनरशिप। तो a business organization where the individual partnership have varying fine degrees of input, controlling over decisions, often sharing and risks visually related to the संस्कार, amount अभी of... होल्डिंग और स्टॉपल बोले क्या? यस मैम, होल्डिंग के बारे में। यस मैम, बाय स्टॉपर बोले मैम जो पर्सन हु इज बाइंग बाय वर्ड। एक्सप्लेन करिए ना, बाइंग बाय वर्ड क्या चीज? मतलब जैसे मान के चलिए मैम, जैसे मैं पार्टनर हूँ, जैसे मैं और यस पार्टनर को, मैं यस को बोल दिया कि मतलब उसको बोल दिया कि उसको ये करना जरूरत नहीं है यहाँ पे, मतलब रिटर्न देने का, तो वो हो गया मैम बाय द स्टॉपर। बाय द स्टॉपर और बाय द होल्डिंग आउट में मतलब जैसे अब आवाज ब्रेक सिर्फ इधर हो रही है कि सबके सबके पास आवाज ब्रेक हो रही है? नहीं मैम, यहाँ भी हो रही है। नो मैम, मेरे इधर नहीं हो रहा। यहाँ पे क्लियर है मैम। और होल्डिंग बोलिए आदर्श। आवाज क्लियर है मैम? संस्कार, हाँ, होल्डिंग अभी में आ रही मतलब है। मैम, यस मैम, होल्डिंग मतलब मैम जो कंफर्म नहीं हो मैम, जो मतलब कंफर्म नहीं थे, जो शो नहीं कर सके मैम, कंफर्म नहीं हो, तो वो हो जाएगा होल्डिंग आउट। नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट गड़बड़ है। कल लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, आप नहीं थे, मतलब डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या? यस मैम। आप ही के बात पे तो मैंने कहा था कि नॉमिनल में दो होता है, एक आपका स्टॉपल, नॉमिनल बाय स्टॉपल या स्टॉपल। पार्टनर बाय स्टॉपल, और एक होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो स्टॉपल में मैंने बताया था, जो अगर मान लीजिए मैं आपको बोल रही हूँ पार्टनर, तो आप अग्री कर रहे हैं रिटर्न में या स्पोकन में, यानी आप अग्री कर रहे हैं, ठीक है।
और Yes, एक ma'am. होता है अगर अग्री कर रहे हैं तो स्टॉपल है, और अगर मान लीजिए कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, ठीक है, आदर्श पार्टनर है इस बिजनेस का, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठीक Yes, है, ma'am. तो वो हो जाएगा होल्डिंग आउट। मतलब आप तो डिनाई मैम नहीं किए, उसमें तो मतलब वही ना agree बोले नहीं थे किए। मैम, स्टॉपर में तो मैंने बोला है कि पर्सन हु बाइंग वर्ड, हु बाइंग बाय वर्ड, मतलब ये तो मैंने बाइंग क्यों बोल रहे हैं, बाय हिज वर्ड, बाय हिज वर्ड, वही मैम, सॉरी, बाय हिज वर्ड। वही मैम कैसे हो जाएगा, by his word, a person यस who मैम। by his word or यस मैम। conduct represents himself as a partner, ठीक है, अपने आप को एज अ पार्टनर अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो यस वो मैम। है स्टॉपल। और अगर कुछ नहीं कर रहा है, मतलब आप अग्री नहीं किए, तो डिनाई भी यस नहीं मैम, किए, डिनाइड तो नहीं मेरे किया को हूँ, लगा यस आप मैम। तो पार्टनर हैं। यस मैम आप बोल रहे हैं, लेकिन मेरे को कंफ्यूजन है कि आप क्या समझे हो, आगे बढ़िए। मैम समझ गया। यस। पिछली बार भी मैंने बताया था आपको। यस। हाँ मैम, लिमिटेड पार्टनरशिप, ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर द इंडिविजुअल पार्टनर हैव वेरिंग फाइन डिग्रीज और इनपुट एंड कंट्रोल ओवर डिसीजन। लिमिटेड पार्टनरशिप में मतलब वेरीफाई करता है डिग्री को और डिसीजन लेने में कि वो डिसीजन लेने में कैसा है, प्रॉफिट शेयरिंग, रिस्क और रिस्क बेयरिंग है या नहीं है, जो कि यूजुअली रिलेटेड हो अमाउंट ऑफ मनी से और हर एक पार्टनर पे इन्वेस्ट करे, तो वो हो गया आपका लिमिटेड पार्टनरशिप। आगे बढ़े मैम। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, लास्ट में बताऊंगी, आज तो प्रेजेंटेशन हो गया आपका। यस मैम। Secret partner. So this type of partner contribute capital and take active part in the management of the firm. His share in profit and losses of firm and his liabilities unlimited. However, his connection of the world is not known out of the world. यानी सीक्रेट पार्टनर्स को बोलते हैं जो कि मतलब हम और जैसे यस पार्टनर है, ठीक है, और लेकिन हम लोग का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो मतलब वो पार्ट सॉरी मतलब वो मतलब पार्ट मैनेजमेंट फर्म में पार्टिसिपेट कर सकता है, पार्ट ले सकता है, लेकिन उसका जो प्रॉफिट और शेयर लॉसेस है वो भी मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन जो उसका कनेक्शन है वो मतलब पब्लिक आउटसाइड द वर्ल्ड से नहीं रहेगा, यानी फर्म के बाहर वाले पब्लिक से नहीं रहेगा, जो अंदर में पार्टनर है उनसे उनसे रिलेटेड रहेगा। जैसे हम यस पार्टनर है तो जो मतलब वो सीक्रेट रहेगा, किसी किसी को पता नहीं रहेगा कि हम यस पार्टनर है, वो मतलब वो सीक्रेट रहता है। ये आपका तो आप क्लास पार्टनर। किए थे क्या, संस्कार क्लास किए थे आप पार्टनरशिप का जब हुआ था लेक्चर? यस मैम किया हूँ। तब तो बहुत बढ़िया, आगे चलिए। लास्ट वाला पार्टनर इन profits only, he share in the profits of the firm but not in the losses, but his liability of the firm debts is unlimited। ये मतलब वो जो प्रॉफिट है वो आदर्श मैं क्यों आदर्श बोल रही हूँ बार बार आपको, संस्कार आजकल यस के टाइम पे आपके पास इतना सारा ऑप्शन है कोई भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का। यही सारा कुछ पढ़ाई थी मैं क्लास में। नो मैम। नो मैम। अरे यार सीक्रेट पार्टनर किसको कहते हैं, बताइए खुशी। हम बताएं? यस मैम। मैम सीक्रेट पार्टनर बताइए वो होता है बताइए जो खुशी, आप पार्टनर ही मैम, बताइए। ओके मैम, सीक्रेट पार्टनर वो होता है जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है और एक्टिव हम्म पार्ट भी लेता है मैनेजमेंट में, बट उसका लायबिलिटी जो हम्म होता है वो अनलिमिटेड होता है और वो प्रॉफिट और लॉस भी शेयर करता है फर्म में, और उसका जो कनेक्शन होता है फर्म के साथ वो जो होता है वो अननोन होता है, बट जनरल पब्लिक के साथ अननोन होता है, जनरल लेकिन पब्लिक आपको ये सब बताना, हाँ जनरल पब्लिक के साथ आपको अननोन होता है। आपको ये सब बताना है ना कि वो कैपिटल भी हम उसमें क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ये पॉइंट आपको बस सारे टाइप्स ऑफ पार्टनर में इसी पे ही है इसका डेफिनेशन, कि पार्टनर कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट में कितना पार्टिसिपेट करता है, उसी में सब लोग एक दूसरे को डिफरेंशिएट कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, लाइबिलिटी है, यही 4 पॉइंट है और सारा पार्टनर इसी में डिफरेंशिएट हो रहा है। एक्टिव पार्टनर है आपका,
जिसको हम वर्किंग पार्टनर भी बोलते हैं, उसमें वो कैपिटल भी करता है, मैनेजमेंट में भी एक्टिव पार्ट लेता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करता है, और जनरल पब्लिक भी जानता है। सीक्रेट में भी सारा होता है, बस जनरल पब्लिक की नजर में वो नोन नहीं रहता है। स्लीपिंग पार्टनर मैनेजमेंट में एक्टिव पार्ट नहीं लेता है, लेकिन वही प्रॉफिट एंड लॉस में वो शेयर करता है। इसी में ना सबको डिफरेंशिएट करेंगे, इसी में ना डिफरेंट होता है एक्टिव पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर से, स्लीपिंग पार्टनर सीक्रेट पार्टनर से, सीक्रेट पार्टनर लिमिटेड पार्टनर से। अगर किसी एक पॉइंट पे वो नहीं रहता है। तो ये 4 पॉइंट आपको डिस्कशन करना है टाइप ऑफ पार्टनर्स में। आगे बढ़िए, देखें और क्या 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 समझे आप। आगे बढ़िए संस्कार, यस मैम। आप पूरा करिए प्रेजेंटेशन, लास्ट में फिर देखा मैम जाएगा। मैम नहीं हो Complete पाएगा करिए। मैम। नहीं हो पाएगा, आप पूरा करिए। कहाँ कहाँ लैकिंग है मुझे तो पता चले, यहीं पे तो पता चलता है कि कहाँ लैकिंग हो रहा है। मैम मतलब समझ जा रहा है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, मैं देख लूंगी, आगे बढ़िए। Partner in profit only. He share in the profits of the firm but not in the losses. मतलब पार्टनर इन प्रॉफिट में मैम जो आपका जो मैम प्रॉफिट है वो शेयर कर सकते हैं, लेकिन लॉसेस को शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सर बट हिज लायबिलिटी ऑफ फर्म डेब्ट इज अनलिमिटेड, और इसका जो लायबिलिटी ऑफ द फर्म जो होता है वो अनलिमिटेड होता है, बट ही इज नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म सच पार्टनर एसोसिएटेड फॉर हिज मनी एंड गुडविल। और इसका जो मैम इज नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन, लेकिन और मैम इसको पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली में इसको अलाउ नहीं किया जाता है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, और सच ए पार्टनर एसोसिएटेड फॉर हिज मनी एंड गुडविल। और जो मैम कुछ जो पार्टनर, यस मैम, यस मैम, सच बोलिए। मैम जो पार्टनर जो है मैम वो मतलब एसोसिएटेड रहते हैं मनी और गुडविल से, मतलब रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, कंप्लीट करिए, आगे बढ़िए। यस मैम। माइनर एज ए पार्टनर, तो सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोवाइड्स दैट तो a minor cannot be a partner in a firm। यानी मैम माइनर एज ए पार्टनर जो 18 साल से जो कम रहते हैं ना मैम, तो उसको बोलते हैं माइनर एज ए पार्टनर, बट विद द कंसेंट ऑफ द पार्टनर ऑफ द टाइम बीइंग ही मे बी एडमिटेड ऑफ द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। मतलब बेनिफिट ऑफ बाय एन एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड थ्रू his guardian with the other partners। Yes ma'am, जो he may be admitted to the benefit of the partnership, but an agreement executed through his by guardian with the other partners। तो मैम इसका कह रहा है मतलब जो मतलब एडमिटेड जो करते हैं ना मैम कोई भी बेनिफिट ऑफ द पार्टनर को, तो वो एग्रीमेंट के थ्रू होता है, और एग्जीक्यूटेड होता है जो थ्रू करता है इस गार्डियन को और द अदर पार्टनर्स को। अब आते हैं म्यूचुअल राइट एंड ऑब्लिगेशंस। आगे बढ़िए। यस मैम। राइट ऑफ द पार्टनर्स, तो राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, एवरी पार्टनर हैज राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस मनी। सभी पार्टनर को राइट है पार्टिसिपेट करने का कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में। राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स, एवरी पार्टनर हैज राइट टू चेक द बुक ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म। कोई सभी पार्टनर को राइट है मतलब चेक करने का अकाउंट ऑफ द बुक। राइट टू कंसल्टेट, एवरी पार्टनर हैज राइट टू कंसल्टेट एंड हियर बिफोर द एनी मैटर इज डिसाइडेड। और राइट टू शेयर इन प्रॉफिट है मतलब एवरी पार्टनर हैज राइट टू शेयर इक्वल इन द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म, यानी अगर जितना का प्रॉफिट होगा तो उसको इक्वली बांटा जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जो मतलब जितना भी आपका कैपिटल रहेगा और कैपिटल आएगा या जितना भी आपका प्रॉफिट होता है वो सबको इक्वली बांटा जाएगा। फिर आपका राइट टू कलेक्ट डेब्ट्स, a partner has an implied right to collect partnership debt and give to receipts and payments। मतलब आपका मतलब रिसीप्ट फॉर पेमेंट टू गिव एनीवन, मतलब इसमें ये कह रहा है मैम कि कोई भी पार्टनर अगर कलेक्ट करता है पार्टनरशिप डेब्ट को, तो वो मतलब किसी को अपना पेमेंट या रिसीप्ट दे सकता है अपने पार्टनरशिप में।
or right to act as agent, every partner can act an agent on the behalf of the naming partner and binding other partner to act. अगर मैम कोई भी दो पार्टनर एब्सेंट है तो उसके उसके बिहाफ में वो अपना पार्टिसिपेट कर सकता है रिमेनिंग पार्टनर जो बचे हुए हैं. और राइट ऑफ रिटायरमेंट ये है मैम कि कोई भी किसी को भी मतलब राइट दिया जाता है रिटायरमेंट लेने के लिए. लेकिन इसमें जो पार्टनरशिप एट विल जो है मैम वो कभी भी लीव ले सकता है फर्म से. ऐसा जरूरी नहीं कि मतलब जहाँ तक आपका टाइम और पीरियड दिया हुआ है तो उसको तो वहीं तक, ऐसा इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है. राइट ऑफ कॉम्पिटिटिंग बिजनेस. Any outgoing partner has a right to start a business competing with that the firm. He cannot name the firm. यानी कि कोई पार्टनरशिप में अगर मान के चले कि अगर बीच में अगर पार्टनरशिप टूट जाता है तो उसको अधिकार नहीं है कि वो वही फर्म का नाम लेके अपना बिजनेस को चला सकता है. अब आते हैं ड्यूटीज ऑफ पार्टनर. तो ड्यूटीज ऑफ पार्टनर में लॉयल्टी एंड गुड फेथ. उसमें मतलब लॉयल्टी होना चाहिए और गुड फेथ होना चाहिए. ओबीडियंस होना चाहिए यानी डिसिप्लिन के साथ. और रीजनेबल केयर मतलब यानी मतलब टाइम टू टाइम मतलब देख रेख करने वाला एक अच्छा पार्टनर होना चाहिए. इंफॉर्मेशन मतलब एक गुड इंफॉर्मेशन देने वाला गुड मैनेजमेंट होना चाहिए. इंसेप्शन से बुक मतलब हो गया कि कोई भी फर्म का अकाउंटिंग फर्म का बुक देख सकता है. शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, फिर आपका कंपनसेशन, पेमेंट ऑफ लोन्स, कंट्रीब्यूशन आइडेंटिटी मीन्स मैम मतलब जितना भी प्रॉफिट हम लोग गेन करते हैं तो उसको टाइम टू टाइम मतलब जितना भी प्रॉफिट गेन करते हैं तो उसको इक्वली कंट्रीब्यूट करने के लिए. फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ पार्टनरशिप लायबिलिटी और लायबिलिटी ऑफ ब्रीच ड्यूटी. मैम एक लास्ट वाला लाइन बता दीजिए मैम, लायबिलिटी ऑफ ब्रीच ड्यूटी. बताना तो सब सारा पॉइंट ही है बाबू, आप आगे कंप्लीट करिए ना. ठीक है मैम. तो मैम इसमें लायबिलिटी थर्ड पार्टी partners are jointly and severally liable for the debts of the firm. एक मिनट. हाँ, तो पार्टनरशिप आर the partnership are jointly and severally liable of the firm debt of the firm. A third party can require and dues from any of partner of the firm. All partners. हेलो मैम, आवाज आ रहा है? सब क्लियर है संस्कार. यस मैम. हाँ, पार्टनर आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल ऑफ द फर्म डेट्स ऑफ द फर्म. यानी मैम इसमें कह रहा है कि कोई भी पार्टनर को जॉइंटली और सेवरली मतलब लायबल किया जाता है फर्म डेट ऑफ द फर्म के लिए. और फिर सेकंड कह रहा है थर्ड पार्टीज कैन रिकवर एंड ड्यूज फ्रॉम एंड वन पार्टनर. थर्ड पार्टीज में कह रहा है मैम कि थर्ड पार्टी को जब क्या in the case of the assets of the firm insufficient and meet claims of its curator, personal assets of the partner will be used for satisfying such claims. सेकंड लाइन में ये कह रहा है कोई भी थर्ड पार्टीज जो ड्यूज है वो रिकवर कर सकता है कोई भी एक पार्टनर से. और थर्ड लाइन में ये कह रहा है कि इन केस ऑफ एसेट्स ऑफ द फर्म, यानी कोई भी एसेट्स आपका फर्म है तो वो बेचा सकता है. पर्सनल एसेट्स भी आपका जा सकता है. implied authority to the partner. Every partner has implied authority as follows. तो पहला to buy and sell goods on behalf of the partner. और फिर सेकंड है आपका to borrow money on behalf of the firm and where necessary to place the stock in trade for this purpose, to receive payments on behalf of the firm and issues
firm and issue valid receipts for the amount to receive for the to draw checks, accept, make and endorse bills to extend promissory notes, etc. on behalf of the firm. Fifth, to employ person for carrying the firm and business. Carrying out the firm's business. तो मैम पहला पॉइंट में कह रहा है कि मतलब कोई भी अपना से मतलब जो मतलब बेच सकता है सेल और गुड्स को बिहाफ ऑफ द फर्म, मतलब फर्म के थ्रू, फर्म के बदले में। और फिर आपका कह रहा है टू बोरो मनी, मतलब मनी को बोरो कर सकता है बिहाफ ऑफ द फर्म, मतलब फर्म के थ्रू, और वेयर नेसेसरी टू प्लेस ए स्टॉक इन ट्रेड फॉर हिज पर्पस। फिर थर्ड, टू रिसीव पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म एंड इशू वैलिड रिसीप्ट फॉर द अमाउंट टू रिसीव। और फोर्थ वही, और मैं फिर आपका एक्ट फॉर विच अ पार्टनर हैज नो एम्प्लॉयड अथॉरिटी to submit a dispute relating to the firm to arbitrations, to withdraw a suit or proceeding filed on behalf of the firm, to admit any liability in a suit or proceeding against the firm, to open a bank account on behalf of the firm in his own name, to transfer all say immobile property belonging to the firm. About the resolution of the firm. The dissolution of the firm means process where relationship between partner terminated comes to end and all the assets, shares, accounts and liability are disposed and settled. यानी मैम कोई भी नो इम्प्लाइड अथॉरिटी भी था, मैम नो एक था इम्प्लाइड अथॉरिटी, फिर एक था नो इम्प्लाइड अथॉरिटी। यस मैम। एक बार बताइए तो फिर से, यस मैम। इम्प्लाइड अथॉरिटी फिर नो इम्प्लाइड अथॉरिटी किधर है? आर्बिट्रेशन वाला जो अभी डिस्कशन कर रहे थे वो दिखाइए। ये तो है एक्ट फॉर विच हैज नो एम्प्लॉयड अथॉरिटी के नीचे में। मैं तो बताएं मैम, टू सबमिट डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द फर्म ऑफ टू ये। एक मिनट खाली बस स्क्रीन दिखाइए ना। यस मैम। मैम सो हो रहा है? आगे बढ़िए। अभी दिख गया, आगे बढ़िए। यस मैम। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो मैम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हम जो भी पार्टनरशिप के बीच में और जब टर्मिनेट हो जाता है, जब पार्टनरशिप खत्म हो जाता है तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑफ द फर्म। मतलब सेक्शन 39 के थ्रू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में को डिफाइन किया, 1952 में डिफाइन किया गया था डिसोल्यूशन पार्टनरशिप ऑफ द फर्म को। तो द पार्टनरशिप में बी डिसॉल्व ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, मतलब ये सब रीजन कारण आपका पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकता है। ड्यू टू द डेथ ऑफ द पार्टनर, ड्यू टू द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, ड्यू टू द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ड्यू टू बैंक करप्सी ऑफ द पार्टनर। बैंक करप्सी मींस आपका जो अगर कोई कंगाल हो गया तो, और फिर आपका ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ द पार्टनरशिप पीरियड, यानी आपका पार्टनरशिप पीरियड का जो टाइम खत्म हो गया या पार्टनरशिप जो पार्टिकुलर टाइम रहता है, तो उस हिसाब से आपका पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाता है। Modes of dissolution of firm. So modes by agreement section 40. According to section 40 of the Indian Partnership Act 1932, partnership can dissolve the partnership by an agreement and with the consent of all the partners. यानी according to section 40 and Indian Partnership Act के तहत partnership can dissolve हो सकता है by the partnership by मतलब agreement के through और consent all the partners, सभी partners से बात करने के बाद partnership can dissolve the partners based on contract has already been made, मतलब partnership based रहता है contract पे जो पहले से बना हुआ रहता है। Compulsory dissolution section 41, an event can make it unlawful for the firm to carry on its business, मतलब कोई भी तरह का event जो कि unlawful हो, जो business को carry करता हो, in such case it's compulsory for the firm to dissolve. However, if a firm carries on more than one undertaking, one of the become illegal, then it's not compulsory for firm to dissolve. यानी अगर कोई भी कंपनी में अगर कोई इलीगल काम हो रहा है तो वहां पे आपका पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकता है। बट अगर कोई भी कंपनी आपका लीगल अंडरटेकिंग है तो अगर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31
तो आपका पार्टनरशिप मतलब वही नॉर्मली चलेगा और स्पेसिफाइज दिस टाइप ऑफ वॉलंटरी डिसोल्यूशन। अब आपका on the happening of certain contingency of section 41। तो मैम कंटिजेंसी मीन्स हो गया कि इवेंट, अगर कोई अगर इवेंट हो जाए ऐसा तो क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1922 द हैपनिंग ऑफ एनी अदर फ्रेइंग कंटिजेंसी कैन लीड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। देन सम फर्म आर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर ए फिक्स टर्म, मतलब कोई फर्म जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है फिक्स टर्म के लिए। सच फर्म विल डिसॉल्व ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म। और कुछ फर्म जो है वो मतलब डिसॉल्व हो जाता है कुछ टाइम के लिए। सम फर्म आर कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन मोर अंडरटेकिंग, सच फर्म डिसॉल्व व्हेन द अंडरटेकिंग इज कंप्लीटेड। कुछ फर्म जो ऐसे होते हैं कि जो मतलब कैरी आउट होते हैं एक और एक से ज्यादा मतलब फुल अंडरटेकिंग लिया जाता है, और कुछ फर्म डिसॉल्व हो जाते हैं मतलब पूरा मतलब काम होने के बाद कंप्लीटली, या किसी का फिर डेथ हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया। फिर आपका मैम बाय नोटिस ऑफ बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल सेक्शन 43। अगर नोट according to section 43 of the Indian Partnership Act, if the partnership is at will, then any partner can give notice in writing to all the partners, informing them about his intention to dissolve the firm. In such case, the firm is dissolved on the in such case the firm is dissolved on the date mentioned in this notice। मतलब अगर मैम कोई डेट मेंशन दिया है नोटिस करने के लिए, तो उस हाँ अगर कोई डेट मेंशन दिया हुआ है तो आपका आगे बढ़िए, सेटलमेंट में आइए। एक मिनट। यस मैम। आ गया याद। यस मैम। हाँ इसमें मैम था ना कि कोई भी अगर फर्म मतलब मेंशन जो दिया डेट के थ्रू, नोटिस के थ्रू, लेकिन अगर वहाँ पे मतलब डेट अगर मेंशन नहीं है, तो कोई भी फर्म आपका देन द डेट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फर्म डेट ऑफ द नोटिस, तो आप अपना कम्युनिकेशन के थ्रू अपना वहाँ पे अरे यार इसका बता नहीं पा रहे। छोड़िए, आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। यस मैम। डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट at the suit of a partner, court can resolve from अगर मैम फर्स्ट पॉइंट है दैट ए पार्टनर हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर कोई पार्टनर पागल हो जाता तो वहाँ पे आपका डिसोल्यूशन हो सकता है। दैट पार्टनर हैज बिकम इन एनी वे परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग इन हिज ड्यूटी एज ए पार्टनर। कोई भी पार्टनर आपका मतलब काम करने के लिए, तो वहाँ पे आपका फर्म डिसॉल्व हो सकता है। फिर दैट ए पार्टनर इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, किसी पार्टनर से गलती हो जाए, और फिर नहीं सॉरी किसी कोई पार्टनर अगर पकड़ा जाता है इलीगल काम करते हुए, that a partner will fully persistently commits breach of the partnership agreement। कोई पार्टनर फिर हाँ, तो कोई भी पार्टनर मैम अगर मैम persistently commit मतलब वहाँ पे बोला जाए तो मतलब कोई पार्टनर मतलब इलीगल काम करते हुए पकड़ा जाए ना, और उसके बाद फिर वो अति करे तो नहीं इसका ही नहीं था। एक मिनट। चलिए सेटलमेंट में आइए। यस मैम। Settlement of accounts of dissolution. According to Section 48 of the Indian Partnership Act 1932, the following procedure is to be allowed for the settlement of the partnership between after dissolution of the firm. Losses, including the efficiency of the capital, shall be first paid out from the profit of next from the capital, and if the necessary by the personal contribution of partnership in their profit sharing. The asset of the firm, including any contributed by the partnership to make up the efficiency of the capital, will be applied to the following manner.
अगर कोई भी लॉसेस इंक्लूडेड है और डेफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल सेल भी, तो सबसे पहले कैपिटल जा सकता है। उसके बाद आपका मतलब कैपिटल से रिलेटेड जो नेसेसरी चीज है, पर्सनल कंट्रीब्यूशन, यानी जो आप पर्सनल कंट्रीब्यूट किए वो भी जा सकता है, और प्रॉफिट शेयरिंग